विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी माइनर का सेकंड पेपर, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी पारिस्थितिक और पर्यावरण संरक्षण के जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। यानी अ कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट, यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को दिख रहा होगा आपको, लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक, आपकी क्लासमेट तक इस वीडियो को क्या करने का है पता, शेयर भी कीजिएगा। साथ में यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों ने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। अब देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं जूलॉजी माइनर का पेपर सेकंड, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी पारिस्थितिक और पर्यावरण संरक्षण। इसकी इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस यूनिट नंबर फर्स्ट के हम प्रश्नों को देख रहे हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना आवश्यक है। पहला प्रश्न, भारतीय पारिस्थितिकी विकास में श्री रामदेव मिश्र के योगदान की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री रामदेव मिश्र टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, श्री रामदेव मिश्र को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक क्यों कहा जाता है? Why is श्री रामदेव मिश्र called a father of Indian ecology? तीसरा प्रश्न है, श्री रामदेव मिश्र द्वारा स्थापित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी के महत्व पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी फाउंडेड बाय द श्री रामदेव मिश्र। प्रश्न क्रमांक 4, वैदिक काल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण था? स्मृतियों और उपनिषदों के संदर्भ में उदाहरण से समझाइए। What are the approaches to environmental conservation during the Vedic period? Explain with examples in the context of the स्मृतिज एंड उपनिषद। प्रश्न क्रमांक 5, अद्वैत वेदांत की अवधारणा किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत वेदांत promoted ecological balance and respect for nature? Explain with reasoning। प्रश्न क्रमांक 6, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पंच महाभूतों और उनके संरक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द पंच महाभूत एंड देयर कंजर्वेशन इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 7, पारिस्थितिक को परिभाषित कीजिए और इसके ऐतिहासिक विकास के मुख्य चरणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। डिफाइन इकोलॉजी एंड ब्रीफ डिस्क्राइब द मेन स्टेज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। प्रश्न क्रमांक 8, पारिस्थितिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हाउ डिड द टर्म इकोलॉजी ओरिजिनेटेड? अर्नेस्ट हेकल के योगदान का उल्लेख कीजिए। मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्नेस्ट हेकल। प्रश्न क्रमांक 9, एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को समझाते हुए इसके बायोटिक और एबायोटिक घटकों के बीच में रिलेशन बताना है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच में रिलेशन बताना है। प्रश्न क्रमांक 10, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला और फूड वेब यानी खाद्य जाल में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है? एक उदाहरण की सहायता से इनके पारिस्थितिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विथ एग्जांपल। तो ये हम यहां पर फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग। तो फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, आपको इस डायग्राम के थ्रू क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जो आपको पढ़ना आवश्यक है।
इकोलॉजी पिरामिड्स यानी पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? व्हाट इज इकोलॉजी पिरामिड? 12वां प्रश्न, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा अपवर्ड यानी अपराइट्स यानी हमेशा सीधे होने के कारण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रीजंस व्हाई द पिरामिड्स ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज अपवर्ड। तो देखिए एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, उसका क्या कारण है उसको आपको समझाना होगा ऐसे किसी एग्जांपल के थ्रू। चलते प्रश्न क्रमांक 13, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा में होता है, इस कथन की व्याख्या ऊष्मागति के नियमों के रेफरेंस पर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, नाइट्रोजन साइकिल के विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, यह पौधों के लिए अनिवार्य क्यों है? Illustrate the various stage of the nitrogen cycle. Why is it essential for plants? अब आगे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के पास में, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम हमने बना रखा है, आप देख लिए कि नाइट्रोजन साइकिल हमारे एनवायरमेंट के लिए आवश्यक क्यों है, ये पूरा डायग्राम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा डायग्राम आपको बनाना होगा, इससे थोड़ा हटके भी बना सकते हैं और उसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा। चलते हैं इसके आगे। प्रश्न क्रमांक 15, जल चक्र और कार्बन चक्र किस प्रकार वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करते विस्तार से समझाइए। हाउ डू द वाटर साइकिल एंड द कार्बन साइकिल रेगुलेट ग्लोबल क्लाइमेट्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। प्रश्न क्रमांक 16, फास्फोरस चक्र यानी पी साइकिल अन्य गैस चक्रों से किस प्रकार डिफरेंट है, इसके पारिस्थितिक तंत्र में महत्व पर चर्चा कीजिए। हाउ इज द फास्फोरस साइकिल यानी पी साइकिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर गैस साइकिल्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस इन इकोसिस्टम। प्रश्न क्रमांक 17 जो आपको पढ़ना आवश्यक है, अपने निकटतम तालाब पारिस्थितिक तंत्र के भ्रमण के आधार पर वहां पाए जाने वाले उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटों की एक सूची तैयार कीजिए। बेस्ड ऑन अ विजिट ऑफ योर नियरेस्ट पॉन्ड इकोसिस्टम, प्रिपेयर ए लिस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स फाउंड देयर। प्रश्न क्रमांक 18, स्थानीय जल निकाय में मानवीय हस्तक्षेप जैसे प्रदूषण का वहां की वनस्पतियों और जीवों यानी फ्लोरा और फोना पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आपको एक आंसर तैयार करना है इसका। विद्यार्थियों ये 18 प्रश्न हमने देखे पहली यूनिट के अंदर। अब हमारी यात्रा जो चल रही है वो यूनिट नंबर 2 के पास आ चुकी है। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिट्स, हैबिटेट इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक तंत्र और आवास परिस्थिति के प्रकार, यूनिट नंबर 2 का नाम है। जूलॉजी माइनर का पेपर कौन सा है? सेकंड पेपर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, इनके प्रमुख घटकों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो डिफरेंस बिटवीन आपको दो इकोसिस्टम के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र यानी मैरीन इकोसिस्टम की विशिष्टताओं का डिस्क्रिप्शन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र से किस प्रकार डिफरेंट है। हाउ डज द मैरीन इकोसिस्टम डिफर फ्रॉम द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। प्रश्न क्रमांक 4, वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की संरचना और उसके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। प्रश्न क्रमांक 5, आवास यानी हैबिट्स से आप क्या समझते हैं। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द हैबिट्स, आवास के विभिन्न प्रकारों और उनके महत्वपूर्ण घटक का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, आवास और इकोलॉजिकल निच के बीच में डिफरेंस बताना है और एक जीव के लिए उसका आवास क्यों इंपॉर्टेंट है यह भी बताना है। प्रश्न क्रमांक 7, बायोटिक कम्युनिटी यानी जैविक समुदाय की विशेषताओं और संरचनाओं पर प्रकाश डालिए। 8वां, पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। 9वां प्रश्न, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण की प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स। तो यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों को हमने बता रखा है, प्राइमरी वाला पोर्शन हमने समझा रखा, आपको देख लीजिए। इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है और पूरा डिस्क्रिप्शन आपको करना होगा, डायग्राम का भी वर्णन करना होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10, एक स्थिर समुदाय यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचने के विभिन्न चरणों का वर्णन
कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11वां, मानव का भविष्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर निर्भर है। इस कथन की वर्तमान वैश्विक पर्यावरण समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन के रेफरेंस में व्याख्या कीजिए। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर। ठीक है, इंटरप्रेट्स दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। प्रश्न क्रमांक 12, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पारिस्थितिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इकोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में पूजे जाने वाले किन्हीं 5 पौधे और 5 जंतुओं की सूची बनाइए। उनके संरक्षण के पीछे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों का भी उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजा संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम रही है। इन इंडियन कल्चर द worships of nature has served as an effective means of conservation. Write an essay on this topic. तो हमारी ये दूसरी यूनिट की यात्रा 14 प्रश्नों के साथ खत्म होती है। अगली जो यूनिट की यात्रा हमारी आ रही है वो है यूनिट नंबर 3। कौन सी? यूनिट नंबर 3 आ गई है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 की तरफ चलेंगे। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में प्रकृति को केवल एक पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक जीवंत सत्ता के रूप में दर्शाया गया है। रामायण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इन द वाल्मीकि रामायण नेचर इज depicts not merely as a backdrops but as a living entity। प्रश्न क्रमांक 2, महाभारत के विभिन्न प्रसंगों जैसे खांडव वन दहन या शांति पर्व के उपदेशों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि उस काल में वन और जल संरक्षण का कितना महत्व था, यह आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3, प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में वर्णित प्रकृति मानव संबंध ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप आज के आधुनिक पर्यावरणीय संकट को सुलझाने में किस प्रकार एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा संचलित चिपको आंदोलन, उत्तराखंड का चिपको आंदोलन बड़ा फेमस है ना, चिपको आंदोलन की कार्यप्रणाली और इसके वैश्विक प्रभाव पर एक विस्तृत आंसर तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, राजस्थान के विश्नोई समाज और खेजड़ी गांव के ऐतिहासिक बलिदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, पर्यावरण संरक्षण में विश्नोई समाज की अटूट निष्ठा से हम क्या सीख मिलती है। प्रश्न क्रमांक 7, राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, आंसर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 8, जल संचयन के क्षेत्र में राजेंद्र सिंह द्वारा किए गए नवाचारों जैसे जोहड़ निर्माण को समझाइए। 9वां प्रश्न, सुनीता नारायण की हरित स्थिरता की अवधारणा क्या है, यह भी प्रश्न तैयार कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10, वर्तमान समय में शहरी प्रदूषण को नियंत्रित करने में सुनीता नारायण के सुझावों की प्रासंगिकता बताइए। Discuss the relevance of Sunita Narayan suggestions for controlling urban pollutions in the present day। 11वां, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, वर्तमान ऊर्जा संकट के रेफरेंस में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। 13वां प्रश्न, संसाधन प्रबंधन का अर्थ केवल उनका उपयोग कम करना नहीं बल्कि उनका विवेकपूर्ण उपयोग है। इस कथन की व्याख्या प्राकृतिक संसाधनों के रेफरेंस में कीजिए। 14वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्रियाविधि को समझाते हुए इसके प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। 15वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ावा देता है, यानी हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। 16वां प्रश्न, वायु और जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए
और इसके निवारण के लिए सुधारात्मक यानी रेमेडियस का वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न और 18वां प्रश्न, दो प्रश्न बैक टू बैक स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। 17वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन और ओजोन परत के क्षरण में कारणों और उनके दुष्प्रभावों को प्रकाश डालिए। ठीक है। 18वां प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सहयोग से किए गए अपने सर्वेक्षण के आधार पर बताइए कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों से निकलने वाली गैसों में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। 19वां प्रश्न, वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसों का स्थानीय जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, विश्लेषण कीजिए। अब यहां पर मैं एक टेबल आपको बता रहा हूं, शॉर्ट टेबल है। सुंदरलाल बहुगुणा वन और हिमालय के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। महत्वपूर्ण योगदान चिपको आंदोलन, पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, इन्होंने एक लाइन कही थी, टैग लाइन इनकी। विश्नोई समाज का जो आंदोलन हुआ था वो वृक्ष और वन्य जीवों के लिए किया गया था। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण हेतु ऐतिहासिक बलिदान, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था जो कि राजस्थान में हुआ था। ये जो था उत्तराखंड का मामला, ये राजस्थान का मामला। राजेंद्र सिंह वाटर मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सूखी नदियों का पुनरुद्धार करने के लिए इनको जाना जाता है। और सुनीता नारायण, नीति एवं स्थिरता इन्होंने प्रदान किए। प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन नीतियों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है और इन्होंने उनको जमीनी स्तर पर भी उतारा है। तो विद्यार्थियों, हम आगे यूनिट नंबर 3 से हमारी यात्रा पूरी हुई और यूनिट नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, आखिरी यूनिट है। माइनर जूलॉजी का पहला पेपर और माइनर जूलॉजी के दूसरे पेपर में दोनों में केवल 4 यूनिट का सिलेबस दिया गया है। तो यहां पर दिया हुआ है बायोडायवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण। पहला प्रश्न, जैव विविधता से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडायवर्सिटी। दूसरा प्रश्न, जैव विविधता के विभिन्न स्तरों जैसे अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता को 100 उदाहरण समझाइए। Explain with example the various levels of the biodiversity, genetic, species and ecosystem diversity. प्रश्न क्रमांक 3, जैव विविधता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मूल्यों पर प्रकाश डालिए, मानव अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश की जैव विविधता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख भी कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, जैव विविधता संरक्षण यानी स्वस्थाने और बाह्य स्थाने विधियों में अंतर बताइए। क्लियरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द इन सिटू एंड एक्स सिटू मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। छठा प्रश्न, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है। क्या प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है। इसका आंसर आप सबको याद होना चाहिए। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ है, तो ये उत्तर आपको याद होना चाहिए। तो व्हाई द मध्य प्रदेश नॉन एज द टाइगर स्टेट। सातवां प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य के किन्हीं 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कान्हा, बांधव, गड़िया, पेंच की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज में क्या वैज्ञानिक और कार्यात्मक डिफरेंस है, यह आपको बताना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनरुद्धार परियोजना के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान अभी बड़ा फेमस हुआ था, याद हो आप लोगों को, तुम चीते शिफ्ट किए गए थे वहां पर। 10वां प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसने भारत में वन्य जीव की सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ और मजबूत किया है। किसने, 1972 का वन्य जीव संरक्षण कानून। 11वां प्रश्न, IUCN यानी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की रेड डाटा बुक की विभिन्न श्रेणियां जैसे विलुप्त, संकटग्रस्त और सुबेदय को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरी एग्जांपल यहां पर दिए हुए, लिस्टेड इन द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डाटा बुक। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, लाल पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम बताते हुए उनके महत्व को समझाइए। व्हाट आर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 13वां प्रश्न, आक्रामक प्रजातियां स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को कैसे नुकसान पहुंचाती, मध्य प्रदेश के रेफरेंस में उदाहरण देकर समझाइए। जैसे
लेटाना या गाजर घास? बड़ी खतरनाक होती है दोनों। 14वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण में 3R, कितने 3R है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए संसाधनों के टिकाऊ उपयोग में कैसे सहायक है? 15वां प्रश्न, शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति के रूप में आप अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश के किन्हीं दो लुप्त प्राय प्रजाति जैसे सोन चिड़िया और बारहसिंगा के जीवन चक्र और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के प्रयासों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17, लुप्त प्राय प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है? अपने द्वारा बनाए गए पोस्टरों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए बिंदुओं की सूची तैयार कीजिए। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, जिसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल, जो कि ढिंडोरे में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही। विश्व का सर्वोत्तम सफेद शेर वाला जिला रीवा। ध्यान रखना, रीवा में सफेद शेर पाए जाते हैं। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीव चीतल। राज्य का एकमात्र रेप्टाइल पार्क वाला जिला पन्ना। और प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है कान्हा किसली। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे अभी तक मेरे साथ, यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विद्यार्थी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।